इवनिंग एवरीवन। चलिए आज से शुरू करते हैं। हम लोग क्या, आपको पता ही है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेंड करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, है ना। हम लोग पहले छोटे क्वेश्चन पेपर से चलते हैं, लेकिन हाँ, इनको छोटा मान के मत चलिएगा, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ मैं आपको, जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखा सकती हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ ग्रामर दिखा सकती हूँ, वोकैबुलरी भी दिखा सकती हूँ। आइए, CHSL का पेपर है 2017 का, 4 मार्च 2018 का पेपर, 2018 मॉर्निंग में ये हुआ था। और इसमें मैं जो आपकी बुक है, जो 68 सेट्स की बुक बनने वाली है ना, उसको मैं उसमें ये क्वेश्चन पेपर्स डालने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहले आइए डिटेक्टिंग एरर में, फर्स्ट में ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज अनरिकॉग्नाइजेबल। ड्यू टू द स्नो द मार्क्स वॉज, अब ये बताइए मार्क्स जो है वो प्लूरल है, वॉज नहीं होगा ना, वहाँ वर होगा, क्योंकि बताना चाह रहा है कि वहाँ पे स्नो था और स्नो की वजह से आपको पता है ना, बर्फबारी होती है तो कोई अगर दाग, कोई मार्क होता है तो उसके ऊपर भी अगर बर्फ़ गिर गया तो वो थोड़ा दाग कम हो जाता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हो कि कौन सा जानवर चल किधर से गया है ना। तो मार्क्स के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, दैट इज़ वर, यानी कि पहला में जो मिस्टेक है वो है आपके सी में। सेकंड, देखो मैंने कहा ना CHSL का पेपर है, लेकिन जरा देखिए क्वेश्चन किस तरह से आया है। आप छोटे मोटे क्वेश्चंस, एक था छोटा सा, सेकंड आओ ठीक उसका 3 गुना बड़ा सेंटेंस है। देखो, एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, यानी कि अलाउइंग एवरीथिंग टू अकर और टू गो ऑन, अलाउइंग एवरीथिंग टू गो ऑन, है ना। यानी ये अगर कोई चीज़ आप अलाउ करते हो कि चलता रहे, कोई बात नहीं है, चलता रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट कर चुके हो। इट इज़ नीदर रिलेटेड टू पैसिविटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैसिविटी? आप जब पैसिव होते हो ना तो इनएक्टिव हो जाते हो। अब मान लो कि मैं इनएक्टिव हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, जो हो रहा है वो चलने दे, है ना। एंड वीकनेस, नॉर इज इट, अब एक किसी का मैंने देखा था सॉल्यूशन में, उसने इज इट को गलत कर दिया, भाई सही है। नॉर का मतलब हो गया नेगेटिव इंट्रोडक्टरी ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव जब इंट्रोडक्टरी होता है तो इन्वर्जन आता है, इट इज़ नहीं होगा, इज इट होगा। अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी, अब प्रॉब्लम क्या है कि नॉर इट इज़ अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी, यहाँ पे आके हम उलझ रहे हैं कि इट इज़ अबाउट कन्फर्मेशन, किस चीज़ का कन्फर्मेशन? एक्सेप्टेंस इज नॉर, एक्सेप्टेंस के बारे में कह रहे हैं कि नॉर इज इट, इट का मतलब हो गया एक्सेप्टेंस। इट यानी एक्सेप्टेंस इज अबाउट कन्फर्मेशन और मीडियोक्रिटी, यहाँ पे आके मीनिंग में इसका दिक्कत है। देखो, ज़रूरी नहीं कि ग्रामेटिकल प्रॉब्लम हो। अब आप खुद सोचो ना, पैसिविटी एंड वीकनेस, कुछ नेगेटिव बात कर रहा है। पैसिविटी मतलब हुआ इनएक्टिव होना, और वीकनेस समझते हो। फिर मीडियोक्रिटी भी एक तरह से आप दिखा रहा है कि बहुत अच्छा नहीं, मीडियोकर मतलब होता है ना जो बीच में रह जाता है, एवरेज की बात। लेकिन कन्फर्मेशन किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे आके मीनिंग में हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। सो बेसिकली द आंसर इज सी, नॉट बिकॉज ऑफ इज इट बट बिकॉज ऑफ दिस वर्ड कन्फर्मेशन। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि अलग अलग साइट्स ने अलग अलग आंसर दे दिए हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ यहाँ पे नॉर इज इट तो बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। इसके बाद कन्फर्मेशन, किस बात का कन्फर्मेशन है ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। शी जम्प्ड अपॉन, कोई चीज़ के ऊपर आप जब आते हो ना तो अपॉन की बात होती है, यानी प्रेपोजिशन पढ़ोगे तो इस तरह का जब स्ट्रक्चर दिखाओगे तो अब अपॉन यूज़ करते हो, ये अपॉन होता है।
ठीक है। इनटू तो तब होगा ना जब किसी चीज के अंदर कूद के चले जाओगे, तो तब हम इनटू यूज करते हैं, ये इनटू होता है। अब देखो जरा सा, टेबल की बात कर रहा है, तो टेबल कोई ठोस चीज होता है तो अपॉन ही होगा ना, वो कोई तरल पानी जैसा कुछ थोड़ी कि जिसके अंदर चले जाओगे, ठीक है। इससे शी जम्प्ड अपॉन द बार टेबल इज करेक्ट। नेक्स्ट आओ, सन इज अ डैश परफेक्ट स्फीयर ऑफ hot plasma. Sun is a dash perfect sphere of hot plasma. Is a dash perfect sphere. What is sphere here? Noun. Noun की विशेषता कौन बताता है? Adjective. और adjective की विशेषता कौन बताता है? Adverb. आप मेरी क्लास करोगे, ये सब बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या है? अगर मैं कहूँ a very good boy, ये बॉय नाउन है। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताता है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे स्फीयर की बात हो रही है, यानी गोला की बात हो रही है, तो ये नाउन है। उसके पहले कहा है परफेक्ट। हम लोग जब कहते हैं ना परफेक्ट परफॉर्मेंस, परफेक्ट, तो वो एडजेक्टिव है। अब उसके आगे मुझे नियर लगाना है। उसके आगे मोर परफेक्ट क्या होता है? भाई परफेक्ट होता है जब बहुत अच्छा काम करोगे ना, एकदम ऐसा जिसके ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, तब कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट के साथ कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते, इसलिए मोर परफेक्ट तो एकदम ही गलत हो गया। अबाउट परफेक्ट भी गलत है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब भाई परफेक्ट है, एकदम सबसे सटीक जिसको कहोगे। अब अबाउट का मतलब तो लगभग हो जाता है, उसके मीनिंग को ही गड़बड़ कर देगा। अब अबाउट मतलब लगभग परफेक्ट क्या होता है ना। बच गया हमारे पास सिर्फ दो चॉइस, नियर और नियरली। आप देखो ध्यान से, अगर हम नियर लगाते हैं ना, तो नियर यहाँ पे गलत इसीलिए है क्योंकि नियर आपको बता ही नहीं रहा है कि एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए नियर कैसे लगा लोगे। एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। और ध्यान रखना, सामान्यता हमेशा नहीं, एडजेक्टिव में जब ly लगाते हो ना, तब वो एडवर्ब बनता है, ठीक है। क्या कहा? एडजेक्टिव में ly लगाते हो तो एडवर्ब बनता है। मैं अगर नियर में ly लगाऊंगी ना, तब वो एडवर्ब बनेगा, नियरली परफेक्ट स्फीयर, है ना। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट परफेक्ट है ये, और नियरली परफेक्ट स्फीयर की बात करोगे तो आपको अर्थ के बारे में पता ही है कि हम जब उसके परफेक्ट की बात करते हैं तो अबाउट परफेक्ट का मतलब, अबाउट जब पढ़ोगे ना प्रेपोजिशन में, तो पढ़ोगे अप्रॉक्सीमेटली। अब अप्रॉक्सीमेटली कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होता है ना। नियरली परफेक्ट मतलब कि एकदम जितना परफेक्ट पहुंचने पर थोड़ा सा कम, वो नियरली परफेक्ट होता है, राइट। अब आओ मीनिंग में, हाइब्रिड। जब आप हाइब्रिड चावल खरीदते हो या हाइब्रिड कोई और चीज़ खरीदते हो ना, तो आप उसके साथ कुछ मिक्स्ड करके उसका सीड बनाया गया है वो खरीदते हो। जैसे देखते हो हाइब्रिड जो स्वीट कॉर्न बिकते हैं वो बहुत स्वीट होते हैं। नेचुरल जो कॉर्न होते हैं उतना स्वीट थोड़ी होता, कुछ मिला के उसको बनाया गया है ना उसके सीड्स को। तो ये जो हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड कोई ना कोई चीज़ का मिक्सचर रहता है, कोई चीज़ मिक्स्ड होता है। अब अगर मैं हाइब्रिड के सिनोनिम में चलूँ तो सिनोनिम इसका कंपोजिट है। कंपोज का मतलब होता है बनाना, तो कंपोजिट मतलब मिला के बनाया हुआ होता है, ठीक है। इसलिए हाइब्रिड का मतलब लिख लेना आप, जो मैंने समझाया आपको समझाने के लिए समझा दिया। आप जरा कंपोजिट का मीनिंग लिख लो। ये कंपोजिट का मीनिंग है, और हाइब्रिड का मीनिंग लिख लेना।
तो देखो दोनों सिनोनिम हो गया एक दूसरे का। ठीक है, अब आइए होमोजीनियस एंड हेट्रोजेनस। अब पानी में नमक को घोल दो, एकदम पूरा कंप्लीट घुल जाएगा ना, वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो का मतलब होता है सेम, ध्यान रखना यहाँ पे मीनिंग भी समझो। होमो मतलब होता है सेम, इसका मतलब आपको पानी और नमक एक ही तरह का लगेगा, इसीलिए होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो होमोजीनियस का एंटोनिम में आप लिख लेना हेट्रोजीनियस। हो गया। नेक्स्ट आइए डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है ना सावधानी से, समझदारपूर्ण तरीके से। सो डिस्क्रीट का मतलब लिखिए यहाँ पे, इसका सिनोनिम दिया हुआ है बी। ठीक है, डिस्क्रीट का मीनिंग लिख लेना आप, केयरफुल एंड प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब समझदार होता है। ठीक है, अब आइए उसी में एक वर्ड दिया है रश। रश ड्राइविंग करते हैं ना कुछ लोग, उसका मतलब क्या होता है, केयरलेस। तो केयरफुल डिस्क्रीट का एंटोनिम पूछता ना तो मैं रश लगाती। रश का मीनिंग लिख लेना केयरलेस, जो सी है इसका मीनिंग लिखना केयरलेस। ठीक है, और वहीं पर एक वर्ड है मंडेन। अगर आपका लाइफ मंडेन हो गया ना, इसका मतलब है कि बिल्कुल निरस्ता से भर गया है, इसका मतलब एकदम साधारण हो गया, ऑर्डिनरी हो गया, बिल्कुल डल हो गया है। सो मंडेन का मीनिंग लिखना डल एंड ऑर्डिनरी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ हीट। अगर आप हीट की बात करते हो तो ये ध्यान रखना कि हीट का मतलब क्या होता है, पे हीड टू ट्रैफिक रूल्स। अगर मैं कह रही हूँ पे हीड टू ट्रैफिक रूल्स, तो हीड का मतलब होता है ध्यान देना, टू पे अटेंशन। ठीक है, ध्यान देने की बात करते हो ना तो पे अटेंशन करने की बात करते हो। अगर हीडलेस की बात करते हो तो नेग्लेक्ट करते हो। आपको यहाँ एंटोनिम चाहिए, यहाँ एंटोनिम है नेग्लेक्ट। और अगर हीट का सिनोनिम की बात करोगे तो वहां पर बी और सी, कॉशन और अटेंशन, दोनों तो वही हुआ, सिनोनिम में वो हो जाएगा ध्यान देना। और अटेंशन का उल्टा क्या हुआ, नेग्लेक्ट, यानी कि हीट का एंटोनिम हो गया। आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट जो होते हैं ना वो बोलने में माहिर होते हैं, है ना, वो इलोक्वेंट होते हैं, जो अच्छा वक्ता होते हैं ना वो आर्टिकुलेट होते हैं। सिनोनिम लिख लेना इलोक्वेंट। ये अच्छे भाषण देते हैं, ये आर्टिकुलेट, इलोक्वेंट होते हैं। ठीक है, इनके पास गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, लिख सकते हो one who has gift of the gab। ठीक है, अब आइए, जब आप आर्टिकुलेट होते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हो, इसका सिनोनिम वहां पे दिया है इलोक्वेंट, तो उल्टा क्या होगा
कि जब आप बोलते हो समझ में ही नहीं आए क्या बोल रहे हो तो वो अनक्लियर इसका एंटोनिम होगा ना, ठीक है ना। कोहेरेंट सिनोनिम हो जाएगा। कोहेरेंट होते हैं ना जो लोग अच्छा स्पष्ट बात करते हैं ना, जिसकी बातें समझ में आती है, लॉजिकली होते हैं, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो कोहेरेंट होते हैं। इनकोहेरेंट होता तो फिर हम आराम से उसको आर्टिकुलेट का एंटोनिम बना सकते थे। इसलिए कोहेरेंट वर्ड जो यहाँ दिया है इसका सिनोनिम लिखना, इसका मीनिंग लिखना लॉजिकल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, कोहेरेंट का। ठीक है। नेक्स्ट आओ इनंसिएट। ये जो होते हैं ना, इनंसिएट का मतलब होता है जब आप क्लियर स्टेटमेंट देते हो ना, प्रॉपर तरीके से समझाते हुए क्लियरली बताते हो तो इनंसिएट करते हो किसी भी एग्जाम्पल को, जैसे आप इनंसिएट करते हो। सो इनंसिएट का मीनिंग लिखो to make a clear statement or idea. Enunciate. ठीक है, सबका मीनिंग आ गया। आर्टिकुलेट का एंटोनिम अनक्लियर बोल दिया। अब आओ 9th में, देखो सेंटेंस अरेंजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि एक सेंटेंस की जब हम बात करते हैं ना तो हम सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब को ढूंढते हैं। वर्ब आ जाए तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो ऑल द साउंड रीजंस, साउंड रीजंस किस बात का साउंड रीजंस? एवर गिवन फॉर, एवर गिवन आ गया ना। ऑल द साउंड रीजंस गिवन फॉर कंजर्विंग, कंजर्विंग क्या? Other natural resources apply to the conservation of wildlife. मेरा तो पहले ही क्लियर हो गया। All the sound reasons ever given, P से शुरुआत हो रहा था। देखो मैं 4 ऑप्शन के बदले में सीधा 2 ऑप्शन में पहुंच गई, यानी जहां 25% चांस था सही होने का 50% में पहुंच गई ना पहले में ही मैं, क्योंकि मैंने कहा मुझे जब सब्जेक्ट मिला तो मैं वर्ब ढूंढ रही थी क्या है ये। एंड ऑल द साउंड रीजंस ever given for conserving, conserving क्या? अब conserving के बाद आप to तो नहीं लगाओगे, conserving के बाद क्या दिमाग में आ रहा है तो other natural resources होगा ना, और apply के साथ to preposition लगता है, यानी आंसर हो गया इसका A, आंसर इज A। अब आओ passive voice, active voice का जो क्वेश्चन है, she will finish the thesis, she will finish, will plus verb का बेस फॉर्म को हम चेंज करते हैं will plus be plus V3 में, बनेगा the thesis will be finished by her in a fortnight। fortnight मतलब वही 14 दिन, क्योंकि आपको पता ही है चांद के उगने से लेकर फिर खत्म होने तक को हम लोग 28 दिन में बांटते हैं ना, तो fortnight is the first half और the second half of that। ठीक है, 14-15 दिन की बात करते हैं। तो क्या हो गया, will be finished, इसका मतलब है कि मॉडल प्लस बी प्लस V3 आएगा। नेक्स्ट आओ 11th में, आई नो हाउ वेल सेड मनीषा, ये नरेशन का क्वेश्चन है। आई नो सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में चेंज होगा, यानी V1 चेंज हुआ V2 में, क्या बनेगा, मनीषा सेड दैट शी न्यू हाउ वेल। ठीक है, सेड के बाद दैट लगाएं, क्यों? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, दैट लगेगा, और V1 को V2 में चेंज करते हैं। समझ में आया? अब आओ 12th में, कमिटी का स्पेलिंग में खाली इतना याद रखना, MM, T और E होता है ना। तो क्या बोलेंगे, MMI, T, E, है ना। कमिटी में MM, T और E होता है, ये याद रखना। 12th हो गया। अब आइए क्लोज टेस्ट, जो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। पहले मैं क्लोज टेस्ट को कहूँगी आप रीड करो,
पहले आप रीड करो, समझो क्या बोलना चाह रहा है, फिर उसमें फिक्स करो वर्ड्स को। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज बिग बिजनेस वांट? बड़े बिजनेस को क्या चाहिए? दो दे साइट सम डैश वर्डेड परफॉर्मेंस indicators to compile the index, the true intention appears to be something dash। हालांकि वो कुछ बहुत फ्लावरी वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन जो है वो कुछ और बताता है। देखो मुझे ज़्यादा खास समझ में आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ब्लैंक लगे हुए हैं। अब उस ब्लैंक को मैं भरूंगी, वही जो मेरे दिमाग में इस पैसेज का एक स्ट्रक्चर बनेगा ना, उसमें फिट करूंगी ताकि और स्ट्रक्चर क्लियर हो। आगे देखो, दे वॉन्ट लैंड एट थ्रू अवे प्राइसेस, बहुत कम कीमत पे उनको लैंड चाहिए। इट इज़ फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि इवन के साथ तो इफ आएगा। अगर इवन इफ अगर लैंड फर्टाइल हो, बहुत फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड हो, तो भी उसको थ्रू अवे प्राइस में चाहिए। देखो कहीं कहीं तो आपको ऐसे ही फिट हो जाएगा, इवन इफ बोलते हैं, है ना, आप कंजंक्शन में पढ़ोगे इसको। दे वॉन्ट लाइसेंसेस टू बी इश्यूड इमीडिएटली, इवन इफ, देखो इवन इफ तो यहाँ आ रहा था। द प्रोपोज्ड एक्टिविटीज आर लाइकली टू रिजल्ट इन एनवायरमेंटल, अब ये बताओ जिसको एनवायरमेंटल डैश करने वाले लोग होंगे उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, इनको लाइसेंस तुरंत चाहिए, चाहे इनकी जो एक्टिविटीज है वो एनवायरमेंटल डैश कॉज करेंगे। ध्यान रखना, एनवायरमेंट में जब गलत काम कॉज करोगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनको तुरंत चाहिए। यानी कि एनवायरमेंटल क्या करेगा? वो डिग्रेडेशन करेगा। एनवायरमेंटल इज एन एडजेक्टिव, एल लगा है, एनवायरमेंट में एल लगाओगे तो एडजेक्टिव बन जाता है। और डिग्रेडेशन TION MENT है ना, ये जो खत्म होते हैं ना वो नाउन होते हैं। एनवायरमेंट MENT नाउन था, एल लगा के उसको एडजेक्टिव बनाया। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? मैंने अभी बताया था कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। अगर ये एडजेक्टिव दिया है एनवायरमेंटल, तो मुझे उसके बाद नाउन चाहिए, और वहाँ पे नाउन कौन है? डिग्रेडेशन। ठीक है, कहीं कहीं तो वहीं पर फिट कर ले रही हूँ मैं। दे वॉन्ट लेबर लॉज टू बी फेवरेबल टू देम, सो इट बिकम्स ईजी टू हायर डैश फायर एंड एक्सप्लॉइट वर्कर्स। हायर डैश फायर, देखो एक पॉलिसी है हायर एंड फायर। बीच में क्या हुआ था ना, बहुत सारे MBS कॉलेज खुल गए थे, सब कहते थे भाई हम आपका प्लेसमेंट कराएंगे, हम अब कराते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स आते हैं, आपको ले जाते हैं। तो वहाँ पे एडमिशन्स का बाढ़ लग जाता था। अब वो क्या करते थे ना, लोगों के साथ, बिजनेस कंपनीज के साथ एक टाई अप कर लेते थे कि भाई हमारे यहाँ से हायर करके ले जाओ, फायर कर देना। तो उस पॉलिसी को कहने लगे लोग हायर एंड फायर पॉलिसी, यानी हायर कर लो ताकि हमारे कॉलेज की बला टले, और वहाँ ले जाके फायर कर देना, यानी कि नौकरी से निकाल देना। सो हायर एंड फायर पॉलिसी की बात होती थी। तो देखो हायर एंड फायर एंड एक्सप्लॉइट वर्कर्स एंड दे वांट द गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली टू देयर बेल आउट डिमांड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप जैसे देखे तो जेट एयरवेज कहा मुझे बेल आउट करवाओ, भाई अगर मैं बंद हो जाऊंगा मेरे 20,000 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। ठीक है ना, मतलब आप सारे ताक पे कानून रखते हो, हाई एंड फायर पॉलिसी अपनाते हो, आप पर कोई लेबर लॉ काम ना करे। ठीक है, आप एग्रीकल्चर लैंड थ्रू अवे प्राइस पे खरीद ले रहे हो, और फिर जब डूबने लगते हो तो कहते हो हमें बेल आउट कराओ, हमें कुछ पैसे दो, so that they can transfer the risk onto the taxpayers, notwithstanding मतलब होता है in spite of, किसके बावजूद? the fact that they enjoyed their profits during their heyday। इसका मतलब जब बहुत अच्छे दिन थे, जब अच्छे दिन थे तो आपने क्या किया? हेडे मतलब होता है when someone is popular, तो आपने प्रॉफिट एंजॉय किया। अब जब प्रॉब्लम है तो सरकार को कह रहे हो बेल आउट करो, और सरकार बेल आउट कहाँ से करेगी? टैक्स पेयर्स के पैसे लेके बेल आउट करेगी ना। देखो आपको समझ में आना चाहिए, कुछ कुछ तो वहीं पर फिट होता चला गया। अब जो फिट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब शुरुआत की तो मुझे कुछ समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्या बोलना चाह रहा है। हो सकता है बीच में एक आध वर्ड तो ऐसे ही फिट हो गया, भाई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करेंगे
क्योंकि आपको तुरंत चाहिए, जबकि आप एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहे हो फिर भी आपको तुरंत लाइसेंस चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब दिमाग में आने लगेगी ना आपकी, तो आप अपने आप वर्ड चुनने लगोगे। लेकिन देखो शुरुआत में क्या था। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डज बिग बिजनेस वांट, दो दे साइट सम डैश वर्डेड परफॉर्मेंस। देखो some dash worded performance, again performance is noun, word को क्या किया, worded करके adjective बना दिया। देखना कई verbs में ed लगा के तो हम उसको adjective बनाते हैं, और यहाँ तक कि कुछ noun में भी ed लगा के adjective बनता है, जैसे cornered, three cornered hat है ना, उसके बाद four chambered heart, देखते हो ना। तो कुछ नाउन्स में भी ईडी लग के उसको एडजेक्टिव बनाते हैं। अब मुझे इस वर्डेड की विशेषता बताने के लिए एक एडवर्ब चाहिए। अब यहाँ पे एडवर्ब कौन होगा, देखो तो मैंने अभी बताया था कि एडजेक्टिव में मैं ly लगाकर एडवर्ब बना सकती हूँ ना। क्लेवर बॉय, क्लेवर क्या है, बॉय की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब है ये तो एडजेक्टिव है। कहोगे बॉय की विशेषता, भाई इतना तो आपको आना चाहिए ना, गुड बॉय बोलते हो, बैड बॉय बोलते हो, तो क्लेवर बॉय भी तो बोल सकते हो ना। बैड बॉय, तो बैड क्या है, एडजेक्टिव है। गुड बॉय, गुड क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, बॉय की विशेषता बता रहा है। तो क्लेवर स्टूडेंट, तो क्लेवर क्या है, इस स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। और इस एडजेक्टिव को अब मुझे एडवर्ब बनाना है, तो क्या करें, अभी बताया था एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। हो गया क्लेवरली, देख लो। दो दिस साइट सम क्लेवरली वर्डेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स टू कंपाइल द इंडेक्स। ठीक है, क्लेवरली वर्डेड परफॉर्मेंस से बताते हैं कि देखो हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, हम इतना जॉब जनरेट कर रहे हैं। द ट्रू इंटेंशंस अपीयर्स टू बी समथिंग एल्स, उनका इंटेंशन कुछ और होता है। आगे सारे इंटेंशंस की ही तो बात कर रहा है ना। 15, 16 और 17 मैंने तीनों बता दिया था आपको, ठीक है। अब आओ, आफ्टर वंस ओन हार्ट, ये मेरे शीट में भी है जो मैं क्लास में कराती हूँ। अगर आपको, मैं देख रही हूँ कोई नॉवल पढ़ रहे हो और उसका राइटर देखे मैं खुश हो जाऊँ, अरे तुम्हें भी वही राइटर के नॉवेल्स पसंद है जो मुझे पसंद है, तुम्हें भी वैसे ही मूवीज़ पसंद है जो मुझे पसंद है, इसका मतलब तुम तो उसी चीज़ के पीछे भागते हो जो मेरा दिल जिसके पीछे है ना। तो मैं कहूँगी ओह यू आर आफ्टर माई ओन हार्ट, तो वही तो बोला है। आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब हुआ शेयरिंग और हैविंग वंस टेस्ट और व्यूज़, मतलब आपको भी वही पसंद है जो मुझे पसंद है। पुल द वुल ओवर समवन्स आई, समझ लो कोई आंख के आगे वुल खींच के लगा दे ऐसे, इसका मतलब वो चाहता है कि आप आंखें बंद किए रहो ताकि आपको धोखा देते रहे वो। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो ये हुआ डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, डिसीव समवन मोर देन सफिशिएंट है पुल वुल्स का, ठीक है। अब वार्निंग और इम्पेंडिंग डेंजर, कुछ बुरा होने वाला है ना, तो कुछ आपको उसके आभास होने लगता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपके घर में जो छोटे मोटे जानवर हैं वो मरने लगेंगे, क्योंकि ये सारे इंडिकेशंस बताते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है ना। तो ये वार्निंग साइंस के रूप में देखा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मॉनिशन, है ना। जो प्री पहले से आ जाते हैं इनको हम लोग मॉनिशन कहते हैं, ये ध्यान रखना। सो मीनिंग तो दिया, ये क्या लिखवा हूं मैं, वो तो लिखा हुआ है ही। नेक्स्ट आओ, कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, एस्थेटिक। अब होता क्या है ना, देखो कि कई बार बहुत सारे हीरोइंस बहुत नेकेड परफॉर्मेंस करेगी और कहेगी कि ये तो एस्थेटिक अपील के लिए था। भाई व्हाट इज एस्थेटिक, इट इज रिलेटेड टू ब्यूटी और एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, दैट इज नॉट ब्यूटी। सो रिमेंबर, एस्थेटिक का मतलब होता है दैट इज रिलेटेड टू ब्यूटी। फाउल मतलब गंदा होता है। फाउल और सी जो हीडियस है ना, इसको आप सिनोनिम के रूप में ले सकते हो। सो
Hideous is very ugly or disgusting, you can say. बहुत गंदा, too disgusting जिसको कहोगे आप, ठीक है। सो देखा जाए तो ए सी और डी तीनों सिनोनिम है, पता है, तीनों सिनोनिम है। ग्रॉस ऑल्सो मीन्स द सेम हियर, क्योंकि ग्रॉस का मतलब जैसे ग्रॉस वैल्यू लगाते हो आप, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, उसके अलावा ग्रॉस का मतलब वेरी बैड भी होता है, ठीक है। वी सैट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर एंड ही डैश द फ्रेश फूड माई मदर सर्व्ड। देखो सब कुछ पास्ट में है। ही सैट ऑन द फ्लोर टू ईट डिनर, एंड का मतलब है कि सिर्फ जोड़ा गया है, आगे पीछे नहीं बताया है कि हार्ड लगा दोगे। पास्ट से शुरू हुआ, आगे पास्ट चलेगा, आप सीधा लिखोगे अप्रिशिएटेड। वी सैट देयर एंजॉइंग होगा, सिट के बाद सेकेंड वर्ब आएगा तो V1 ING में लगाओगे, क्योंकि सिट ऐसा वर्ब है जिसके बाद सेकेंड वर्ब आता है तो जेरेंड फॉर्म में आता है। ये वर्ब एडवांस में पढ़ते हो आप, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ते हो, बहुत सारे शब्द पढ़ते हो, जिसके बाद मैं बताती हूँ कि अगर सेकेंड वर्ब दिखे तो वो जेरेंड फॉर्म में होगा। कुछ के बाद इन्फिनेटिव फॉर्म में आता है, कुछ के बाद बेयर इन्फिनेटिव फॉर्म में आता है। जैसे लेट मी गो होता है, लेट मी टू गो नहीं होता, लेट मी गोइंग नहीं होता, लेट मी गो होता है। तो लेट के बाद देखो बेयर इन्फिनेटिव आया, उसी तरह से सिट के बाद जेरेंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगेन एक सेंटेंस अरेंजमेंट दिया हुआ है। लाइफ इज नेवर मेंट टू, मेंट टू के बाद हमें वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए, ध्यान रखना। टू के बाद क्या चाहिए? वर्ब का बेस फॉर्म। इसका मतलब लाइफ इज नेवर मेंट टू बी इजी, मेंट टू बी इजी कहोगे, बी और सी दोनों में सही है, लेकिन देखो कहाँ फिट हो रहा है कि लाइफ इज नेवर मेंट टू, तो मुझे मीनिंग भी तो सोचना पड़ेगा। मेंट टू बी क्या, मेंट टू क्या, बी इजी, स्पेशली इफ यू लिव इन अ डेवलपिंग कंट्री। हो गया बी सी। अब बी सी तो एक ही में है, इसीलिए बाकी और देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन देखना चाहते हो तो देखो। लिव इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ठीक है। बताओ कोई प्रॉब्लम? और 25 में जो स्पेलिंग सही है वो डी है। पहले तो स्टूडेंट होता है, ठीक है, और सी वाई लगाना है तो टी हट जाता है। दैट इज साउंडिंग हार्ड एंड अनप्लेजेंट। आप लिखोगे स्टूडेंसी इज अनप्लेजेंट। बस वही जो बोला मैंने, अनप्लेजेंट। ठीक है, स्टूडेंट इज एडजेक्टिव। तो जो मैंने कहा आपको दैट इज अ नाउन, तो यू कैन से हैविंग अनप्लेजेंट क्वालिटी। ठीक है, चलिए आज एक टेस्ट पेपर डिस्कस किया मैंने आपको। अब आपको इसके अलावा और क्या क्या फीडबैक देना है, हमें फीडबैक दे दीजिएगा। और डिस्कशन में और क्या चाहिए आपको, किस चीज़ का और एक्सप्लेनेशन चाहिए। फर्स्ट टेस्ट पेपर था, जैसे मैं क्लास में एक्सप्रेस करती हूँ अपने आप को, वही मैंने समझाया। अगर आपको कोई और इसमें ऐड करना है कुछ, तो हमें ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक देते रहिएगा हमें। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए